एक समय था जब बंगाल भारत का बौद्धिक केंद्र था। यहाँ से विचार निकलते थे, क्रांति निकलती थी, साहित्य निकलता था, उद्योग निकलते थे। कोलकाता कभी भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता था, लेकिन आज उसी बंगाल से युवा बाहर जा रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद है, नौकरियों का संकट है, राजनीति सड़क पर है, सिस्टम कमजोर है और लोग पूछ रहे हैं, क्या दीदी की राजनीति ने बंगाल को डुबा दिया? आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे। आज के युवा शायद जानते नहीं, एक समय बंगाल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र था। जूट, बंदरगाह, इंजीनियरिंग, चाय, स्टील का केंद्र था। शिक्षा और संस्कृति में नंबर 1 माना जाता था। आईएएस, साइंटिस्ट, राइटर, कलाकार यहीं से निकलते थे। लेकिन धीरे धीरे पहले लेफ्ट राजनीति ने उद्योग कमजोर किया। फिर भी लोगों को उम्मीद थी कि नई सरकार विकास लाएगी। 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई। जनता ने सोचा अब बंगाल बदलेगा। उम्मीद थी बदलाव की। मिला क्या? ममता सरकार ने शुरुआत में बड़ा जन समर्थन पाया। उन्होंने कई वेलफेयर स्कीम्स शुरू की, कन्याश्री, लक्ष्मी भांडार, स्वास्थ्य साथी, छात्र योजनाएं। इन योजनाओं से गरीब वर्ग को राहत मिली। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ योजना से राज्य बनता है? राज्य बनता है रोजगार से, उद्योग से, कानून व्यवस्था से, शिक्षा से, निवेश से। यहीं पर बंगाल पीछे रह गया। उद्योग क्यों नहीं आया? सबसे बड़ा आरोप यही है। दीदी सरकार वेलफेयर पॉलिटिक्स में सफल रही, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिटिक्स में कमजोर रही। कारण इंडस्ट्रियल फेयर इमेज। कई कंपनियां मानती है कि बंगाल में राजनैतिक इंटरफेरेंस ज़्यादा है, यूनियन कल्चर का डर है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी है। सिंगूर सैडो, टाटा नैनो प्रोजेक्ट जाने के बाद निवेशकों को गलत संकेत गया, मैसेज गया, बंगाल में उद्योग सुरक्षित नहीं है। नेबर स्टेट्स आगे निकल गए। जहां बंगाल होना चाहिए था, वहां आज गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु निवेश खींच रहे हैं। युवा क्यों भाग रहे हैं? आज लाखों बंगाली युवा बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद विदेश जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोकल जॉब्स कम है, प्राइवेट सेक्टर बहुत वीक है, सरकारी नौकरी लिमिटेड है, भर्ती विवादों से भरोसा टूटा। कई घरों में एक कॉमन लाइन है, पढ़ो और बंगाल छोड़ दो। ये किसी राज्य के लिए वार्निंग है। भर्ती घोटाले ने भरोसा तोड़ दिया। एसएससी स्कैम, ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, ये यूथ के सपनों पर चोट थी। जब मेहनत करने वाला बेरोजगार रहे और पैसा सिफारिश वाला आगे जाए, तो समाज का मॉडल टूटता है। हजारों कैंडिडेट्स सड़क पर बैठे। यही वो मोड़ था जहां मिडिल क्लास नाराज हुए। कट मनी और लोकल सिंडिकेट राज। गांव कस्बों में कई लोग आरोप लगाते रहे, सरकारी योजना में कट मनी, लोकल पार्टी प्रेशर, बिल्डिंग मटेरियल सिंडिकेट्स, बिजनेस करने में पॉलिटिकल परमिशन कल्चर। चाहे हर जगह सच ना हो, लेकिन परसेप्शन बना, और राजनीति में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है। कानून व्यवस्था और हिंसा। बंगाल चुनाव आते ही हेडलाइंस में क्यों आ जाता है? मर्डर, वायलेंस, बूथ टेंशन। जब राजनीति रोजमर्रा के जीवन से बड़ी हो जाए, तो लोकतंत्र कमजोर हो जाते हैं। जनता स्टेबिलिटी चाहती है, युद्ध नहीं। तो महत्वपूर्ण सवाल ये है, फिर भी लोग दीदी को वोट क्यों देते हैं? क्योंकि आलोचना के बावजूद ममता मजबूत रही। कारण डायरेक्ट स्कीम्स, महिलाओं और गरीबों को डायरेक्ट लाभ। वीक ऑपोजिशंस, विपक्ष कई बार नैरेटिव तो बनाता है,
लेकिन ऑल्टरनेटिव नहीं। पर्सनल इमेज, दीदी आज भी खुद को आम इंसान की तरह पेश करती है। असली नुकसान कहाँ हुआ? बंगाल का सबसे बड़ा नुकसान सड़क या इमारत नहीं, माइंडसेट लॉस हुआ है। जब यूथ मान ले कि यह फ्यूचर नहीं, बाहर जाना ही सॉल्यूशन है, मेरिट से कुछ नहीं होगा, तब राज्य भीतर से हारता है। क्वेश्चन अब ये उठता है, क्या सिर्फ दीदी जिम्मेदार है? ईमानदारी से देखो तो नहीं, बंगाल की गिरावट कई दशकों की कहानी है। लेफ्ट एरा इंडस्ट्रियल डिक्लाइन, पॉलिटिक्स कल्चर, यूनियन एक्सट्रीमनेस, माइग्रेशन ऑफ कैपिटल। लेकिन सवाल ये है, जो नई सरकार बदलाव के लिए आई थी, क्या उसने सिस्टम बदला? क्या उसी सिस्टम का नया वर्जन बन गया? क्या दीदी की राजनीति ने बंगाल को डुबा दिया? पूरी तरह से कहना ये गलत होगा, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं कि बंगाल की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हुआ। राजनीति विकास पर भारी पड़ी, वेलफेयर ने इकोनॉमिक की कमी छुपाई, युवाओं का भरोसा टूटा। बंगाल डूबा नहीं है, लेकिन अपनी असली ऊंचाई से बहुत नीचे है। एक राज्य तब नहीं हारता जब पैसा कम हो, राज्य तब हारता है जब उसके बच्चे उसे छोड़ने लगे। और आज बंगाल के सामने वही सबसे बड़ा सवाल है। तो कमेंट करके बताओ, बंगाल को किसने ज़्यादा नुकसान दिया, लेफ्ट ने, दीदी या ऑपोजिशन की कमजोरी ने?